हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म्स होती हैं यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करती हैं। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो कि ऐसे लोगों को हायर करेगी जो बीमार रहते हैं और वो हेल्दी लोगों जितना एफिशिएंट काम नहीं करते हैं? तो क्या कोई ऐसी कंपनी होगी जो ऐसे लोगों को हायर करेगी? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। He or she will not be able to maximize his or her output to overall growth of the organization. So, अगर हम बात करें एक ऐसे इंसान की जो कि अपना पोटेंशियल पूरा का पूरा शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इल है, तो इसकी वजह से वो कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकता। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप लोग बीमार होते हैं तो आप लोग अपने फुल पोटेंशियल तक खेल नहीं पाते हैं, फुल पोटेंशियल तक पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडीज नहीं कर पाते हैं। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional services with a special focus on the underprivileged segment of the population. अब हमें पता ही है कि जो हेल्थ है वो एक इंडिस्पेंसेबल चीज है, यानी कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमारे हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हमारी कंट्री ने बहुत सारी पॉलिसीज अप्लाई की है, वो उसको फोर्स में लेके आए हैं, जिसमें कि हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज उन लोगों को दी जाती है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। Over the past 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. So, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पिछले 5 decades में, यानी कि पिछले 50 सालों में हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा improvement की है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. Infant mortality rate has come down to 147 in 1951 to 34 in 2016। सो अगर हम बात करते हैं कि हमने किस तरीके की इम्प्रूवमेंट की है हेल्थ सेक्टर में, तो हमने जो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2014 में 68.3 इयर्स की कर ली थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1951 में 147 था, लेकिन अगर हम 2016 की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 34 था। देन इसके बाद क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड death rates to 6.4 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in childcare are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of the life is an indicator of the good quality of the marked by self-confidence. So, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अपनी इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी है, तो जब हमारे में लॉन्जिविटी होती है तो ये एक गुड इंडिकेटर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एंड अगर आप देखेंगे तो बाहर की जो कंपनीज है वो उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें फिर लोगों को ट्रेनिंग जो है वो कम देनी होती है एंड इंश्योरेंसेस भी कम पे करना होता है। जस्ट आप इमेजिन करके देखिए कि कोई एक कंट्री है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 50 इयर्स एंड वहां पे रिटायरमेंट एज इज 58 इयर्स एंड तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे ही 50 इयर्स की एज में जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे में जो कंपनी है उसको एक नए बंदे को हायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एंड ट्रेनिंग में बहुत खर्चा आता है।
प्लस जो 50 इयर्स की एज में जिस बंदे की डेथ हुई है उसको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। अब ये लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है ये किसको देना पड़ेगा? ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी देना पड़ेगा और जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय था उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनीज उन जगहों में, उन कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट करती है जहां पे लॉन्जेविटी जितनी ज्यादा हाई होती है। Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both mother and the child and child care. और अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करने की, तो इससे ये होता है कि जो चिल्ड्रन है उनमें इन्फेक्शन कम होते हैं एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, मदर का भी एंड चाइल्ड का भी, और इसे हम चाइल्ड केयर पॉलिसी कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोग कोई भी प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी कराने के लिए जाती है तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 25,000 रुपीज से लेके एंड 1 लाख रुपीज तक के होते हैं जो कि उन्हें पे करने होते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट को, हर एक मदर को जिसने एक बेबी डिलीवर किया है उसको 2500 रुपीज कैश दिया जाता है, ताकि वो अपनी एंड अपने मदर की हेल्प वो अपने एंड अपने बच्चे की जो न्यूट्रिशन है इसका ध्यान रख सके, तो इसलिए उसको 2500 रुपीज कैश दिया जाता है, मदर को 2500 रुपीज कैश दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जो मदर है और जो चाइल्ड है उसका ध्यान रखती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ये आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टेबल दिया गया है जहां पे आपके पास SCs हैं, देन PHCs हैं, देन CHCs हैं। सो ये हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं एंड PHC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड CHC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये हमारे पास डिस्पेंसरीज, देन बेड्स, देन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन मेडिकल काउंसिल एंड नर्सेज हमारे पास कितनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारा का सारा डिटेल दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, बट वैसे ये इंक्रीज करता रहता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट इंक्रीज करता रहता है। देखिए, डॉक्टर्स की कमी इंडिया में है। इंडिया में करंटली, अभी की बात बता रहा हूँ आपको, 2020 की बात बता रहा हूँ कि आज की डेट में डॉक्टर्स की इंडिया में 1 लाख डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, इंडिया में 1 लाख डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हैं, लेकिन डॉक्टर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा रहा है ये क्वेश्चन जो है ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये हम अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी जो आज की डेट में रूलिंग पार्टी है उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो डाटा है वो देखेंगे तो उस डाटा में आप लोगों को बताया है कि 1 लाख डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, उनकी कमी है। एम्स जो है दिल्ली में वो बार बार बोलता है कि हमें और डॉक्टर्स दीजिए, बट और डॉक्टर्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं की जा रही है। सो डॉक्टर्स की कमी तो है, ये देखिए कितनी ज्यादा कमी है। 45,000 आज की डेट में 17,000। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम पेशेंट्स का जो वॉल्यूम है वो देखेंगे, सो पेशेंट्स का वॉल्यूम इज एवर ग्रोइंग। ठीक है, सो बहुत ज्यादा जो कमी है वो इस चीज में आ रही है। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में। देयर आर मेनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. So अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो भी इंडिया में बहुत कम है। पूरे के पूरे देश में सिर्फ 381 है। आप लोगों ने देखा था लास्ट टेबल जो हमने किया था कि उसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस तो ये बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इस चीज पे सरकार को, इस चीज पे हमारी रूलिंग पार्टी को देखना चाहिए।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक लेक्चर हेल्थ केयर पे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।